गुड मॉर्निंग गाइस। आज के इस लेक्चर में हम यूपी टेट की इंग्लिश के सिलेबस के बारे में जानेंगे। गाइस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट हमारी जो ड्यूटी होती है वो ये होती है कि हम अपने सिलेबस को जानें कि हमारा सिलेबस क्या है, क्योंकि जब तक हम अपने सिलेबस को नहीं जानेंगे तब तक हम किसी भी एग्जाम में अच्छी रैंक नहीं पा सकते। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे अपने इंग्लिश के सिलेबस के बारे में कि वो क्या है और इन सब की आपको 1 by 1 डिटेल स्टडी कराई जाएगी। फर्स्ट आपके एग्जाम में अनसीन पैसेज आते हैं, ये आपका सिलेबस है। अनसीन पैसेज जिसको हम कंप्रीहेंशन भी बोलते हैं, ये हमें इसलिए दिया जाता है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग की पावर चेक की जा सके, यानी कि आपकी समझने की शक्ति कितनी है किसी भी चीज़ को। यानी कि प्रिपरेशन करते वक्त आपने इंग्लिश में जितना भी पढ़ा है, जितनी ग्रामर पढ़ी है, उस सब की आपको कितनी नॉलेज है और उस सब को आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है कि हमें एक पैसेज दिया जाता है और वो पैसेज जैसा कि इसमें लिखा है अनसीन, वो एक अनसीन पैसेज होता है, यानी कि उसे कभी पहले नहीं देखा गया हो, ऐसा पैसेज आएगा। और उस पैसेज पर बेस्ड हमें कुछ सेंटेंस दिए होंगे, कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे और उन क्वेश्चन के आंसर हमें उनमें देने होंगे। पैसेज को हमें अच्छी तरह से पढ़ना होगा सबसे पहले, और उसमें हमें अपनी पूरी ग्रामर लगानी होगी, उसका मीन्स निकालना होगा, क्योंकि जब आप ग्रामर के अकॉर्डिंग उसका मीन्स निकालेंगे तभी उन जो क्वेश्चंस हमें नीचे दिए जाएंगे उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे में है द सेंटेंस। इसमें हमें 2 चीजें पढ़नी है। फर्स्ट तो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जैसे कि आपको पता होगा कर्ता, और प्रेडिकेट यानी कि विधेय। ऐसा कहा जाता है स्टूडेंट कि जो काम करता है सिर्फ वही सब्जेक्ट होता है, लेकिन स्टूडेंट्स ये आधी अधूरी नॉलेज होती है। जो काम करता है केवल उसी को ही सब्जेक्ट नहीं कह सकते। सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाए, अगर किसी चीज है या फिर कोई इंसान है उसके बारे में कुछ कहा जाए तो उस टाइम पर वो भी सब्जेक्ट होता है। और प्रेडिकेट यानी कि सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जितना बचा होता है हम उसे प्रेडिकेट कहते हैं। ये कुछ बातें हैं, सिंपल सी ऊपरी बातें, हम इनके भी बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट वाला है हमारा द काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वी ऑल नो दैट देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, लेकिन स्टूडेंट्स 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, उनका हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं और उनको हम किस जगह पे यूज कर सकते हैं। इसमें हम सेंटेंस के बारे में सीखते हैं। इसमें असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का किसी भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड है वो वहाँ पर क्या रोल कर रहा है, यानी कि कोई भी अगर आपको सेंटेंस दे दिया जाए और उसमें किसी पर्टिकुलर वर्ड पे अंडरलाइन दिया हो और आपसे ये पूछा जाए कि ये जो वर्ड है वो सेंटेंस में क्या रोल प्ले कर रहा है, उसकी क्या जगह है, तो इन सब को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत पढ़ते हैं। हमारी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रपोजिशन। तो ये सब होते हैं हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि कोई भी सेंटेंस है, कोई भी स्पीच है, उसमें जो हम वर्ड्स यूज करते हैं वो उसमें क्या रोल कर रहे हैं, तो ये सब हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। नेक्स्ट आपको बस पढ़ना है इसमें काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के प्रकार। हमें ऊपरी भाषा में पता है नाउन के 5 प्रकार होते हैं, 5 काइंड्स ऑफ नाउन। कभी कभार स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो कॉमन नाउन की तरह बिहेव करता है किसी किसी सेंटेंस में। जो कलेक्टिव नाउन होता है वो भी कभी कभार कॉमन नाउन के अंदर, कॉमन नाउन में दिखाई हमें देता है। तो इन सब की जो स्टडी है वो हम काइंड्स ऑफ नाउन में करेंगे। उसके बाद आता है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन की बात अगर हम करें तो हमें ध्यान में यही आता है कि जो नाउन को रिप्लेस करते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। इसी तरह से प्रोनाउन इन्हें तो कहते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, लेकिन और भी प्रोनाउन होते हैं जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और भी प्रोनाउन कौन से होते हैं, तो इन सब की स्टडी हम करते हैं प्रोनाउन में। नेक्स्ट आपके सिलेबस में है स्टूडेंट्स एडवर्ब, जैसे कि इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। हमें ये बताया जाता है कि जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम एडवर्ब कहते हैं, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं गाइस, ये भी हमारी आधी अधूरी नॉलेज होती है। एक एडवर्ब एक नाउन को भी मॉडिफाई कर सकता है, एक एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है, एक प्रोनाउन को भी मॉडिफाई कर सकता है, और एक एडवर्ब खुद एक एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। तो
एडवर्ब के बारे में ये सारी बातें हम एडवर्ब वाले सेक्शन में जानेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो आपको पढ़ना है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, जो नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं विशेषण। और भी हमारे एडजेक्टिव होते हैं, जैसे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ, और भी एडजेक्टिव होते हैं, उनकी स्टडी हम एडजेक्टिव में करेंगे। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारा वर्ब। गाइस वर्ब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अगर वर्ब नहीं होगी किसी सेंटेंस में तो उस सेंटेंस को अधूरा माना जाता है। मैं अगर वर्ब की बात करूं तो वर्ब का मतलब केवल इतना नहीं होता है, फर्स्ट फॉर्म हमने लर्न कर ली, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, या फिर हमने आईएनजी वो सब तैयार कर ली। वर्ब का मतलब केवल इतना नहीं होता है, वर्ब हमारी और भी बहुत तरह की होती हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर, इरेगुलर। तो ये जो वर्ब होती है तो उनको हम वर्ब वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, आपको भी पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रेपोजिशन। ऐसा कहा जाता है गाइस कि प्रपोजिशन बहुत ही हार्ड टॉपिक होता है, लेकिन अगर आपको इसको समझ के पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। कुछ प्रपोजिशंस ऐसे होते हैं जो मतलब कि कांस्टेंट होते हैं, यानी कि कोई भी सेंटेंस है उस सेंटेंस में वही प्रपोजिशन कार्य करेगा। तो ऐसे जो प्रपोजिशंस होते हैं उन्हें हमें याद करना पड़ता है, और कुछ प्रपोजिशंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगाते हैं। उन प्रपोजिशन को हम प्रपोजिशन वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है वो है कंजक्शन। कंजक्शन यानी कि संयोजक, जो दो वाक्यों को जोड़ता है, दो फ्रेजेस को जोड़ता है, दो वर्ड्स को जोड़ता है, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट अगर मैं बात करूं बिफोर, जैसे कि बिफोर है, तो हमारा ये कंजक्शन तो है, उसके साथ ये हमारा प्रोपोजिशन पर भी काम करता है किसी किसी सेंटेंस में, कभी कभी ये हमारा एडवर्ब की तरह भी कार्य करता है। तो इन सब को हम पढ़ेंगे कंजक्शन में। नेक्स्ट हमारा जो है वो है टेंसेस। हम किसी भी एग्जाम की बात करें उसमें जो नॉर्मल ग्रामर होता है हमारा, जैसे कि टेंसेस हो गए, एक्टिव पैसिव हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हो गई, तो ये सब चीज़ें उसमें जरूर ही आती हैं। हम तो बचपन से ही पढ़ते हैं कि टेंस क्या होते हैं, हमने बचपन से पढ़ रखा होता है, लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें थोड़ा लेवल अप हो जाता है, हम उस हिसाब से टेंसेस को पढ़ते हैं। तो टेंसेस में 3 होते हैं टेंसेस, आपको पता होगा, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और इनके भी 4 टाइप होते हैं। तो ये सब हम पढ़ेंगे टेंसेस के सेक्शन में। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल्स। जैसा कि हमें पता है आर्टिकल्स हमारे 3 होते हैं, ए एंड द। ए का यूज हम कब करते हैं, एन का यूज हम कब करते हैं, द का यूज हम करते हैं, ये सब आर्टिकल में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम डिटरमाइनर भी, यानी कि जैसे कि सच, एनी, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ए लॉट ऑफ, ए प्लेनिटी ऑफ, इन सब का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, इन सब की स्टडी हम करते हैं डिटरमाइनर। इसके अलावा नेक्स्ट पंचुएशन। पंचुएशन का मतलब ये होता है कि कोई भी हमें सेंटेंस दिया हुआ है उसमें हमें कोमा कब लगाना है, सेमी कोमा कब लगाना है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी कि इसे प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं वो कब लगाना है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह वो हमें कब लगाना है। तो ये सब हम पढ़ते हैं पंचुएशन के अंतर्गत। जैसे कि मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, जैसे ये गुड मॉर्निंग, अगर हम गुड मॉर्निंग लिखते हैं तो उसके बाद में हमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना होता है। ये मार्क इसलिए यूज किए जाते हैं गाइस, क्योंकि अगर आप किसी स्पीच को पढ़ रहे हैं, किसी भी पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, अगर हमें पंचुएशन के अकॉर्डिंग सही कॉमा लगा है, फुल स्टॉप लगा है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा है, तो आप उसका मीन्स बहुत ही अच्छी तरह से निकाल सकते हैं, उसका मीन्स बिल्कुल सही निकलेगा। लेकिन अगर ये सब चीजें नहीं निकलेंगी तो आप पढ़ेंगे तो आपको वो समझ में ही नहीं आएगा। इन सब की स्टडी हम करते हैं पंचुएशन में। नेक्स्ट है वो है हमारा वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन यानी कि देखिए गाइस, अगर आप वर्ड फॉर्मेशन करना सीख जाते हैं तो आपकी वोकेबलरी अपने आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करने का एक तरीका ये भी होता है कि हम वर्ड फॉर्मेशन यानी कि सफिक्स एंड प्रीफिक्स लगा के वर्ड फॉर्म करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मैंने लिखा इम्पोर्टेंट, अगर इसी का मैं कर दूं अनइम्पोर्टेंट, तो इम्पोर्टेंट में ये जो आगे ये अन लगा है यही इसका प्रीफिक्स है। इसी तरह से हम और भी प्रीफिक्स लगा के और भी मीनिंग्स बना सकते हैं, सफिक्स लगा के बहुत से मीनिंग बना सकते हैं। इनको हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग एंड प्रत्यय। तो सफिक्स एंड प्रीफिक्स लगा के हम बहुत से मीनिंग बना सकते हैं। इससे आपकी वोकेबलरी बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है बहुत ही कम टाइम में। तो
वर्ड फॉर्मेशन करना भी हम सीखेंगे। उसके अलावा हम सीखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें इंग्लिश के एग्जाम में नॉर्मल जो ग्रामर होती है वो नॉर्मल ग्रामर हमेशा आती है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होती है, किन वर्ब्स की एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनती है, क्या सभी वर्ब की एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनती है, इन सबको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हम डिटेल में जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, यानी कि सिंगुलर नाउन कौन होते हैं, प्लूरल नाउन कौन होते हैं, इन सब को भी हम सीखेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन के सेक्शन में। इसके अलावा हमारा एक और टॉपिक है जेंडर। जेंडर, जैसा कि हमें पता है, देयर आर 4 टाइप ऑफ जेंडर, मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल। अगर मैं मस्कुलिन की बात करूं, यानी कि जो मेल को इंडिकेट करता है, जो पुरुषों को इंडिकेट करता है, उसे हम मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे कि मैं कहूँ ब्रदर, फादर, डॉग, तो ये सब जो होते हैं वो हमारे मस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से अगर फेमिनिन जेंडर की बात करूँ तो उसमें मदर, सिस्टर, बिच जो कि फीमेल डॉग होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ये सब हमारे आते हैं फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत। अगर मैं कॉमन की बात करूँ तो जैसे कि टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, ड्राइवर हो गया, ये या तो मेल भी हो सकते हैं या फीमेल भी हो सकते हैं। एक डॉक्टर है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इसीलिए इन्हें हम कॉमन नाउन के सेक्शन में पढ़ते हैं। और आ गया न्यूट्रल नाउन, जैसे कि मोबाइल, बॉटल, बैग, चेयर, तो जिनमें हम मेल या फीमेल को नहीं मानते हैं तो उन्हें हम पढ़ते हैं न्यूट्रल में। जैसे कि बैग हो गया, चेयर हो गई, तो इन सबको हम डिटेल में स्टडी करेंगे जेंडर वाले सेक्शन में। सो स्टूडेंट्स, ये है आपका सिलेबस। इसके अलावा भी आप पढ़ेंगे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नरेशन और भी बहुत कुछ। तो स्टूडेंट्स, आप अपनी कमर कस लीजिए, मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे आप अपने एग्जाम में उतनी ही अच्छी रैंक हासिल कर पाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस एंड थैंक यू।